हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल रिएक्शन क्या होती है। इसमें आपके पीएच और पी जो स्केल है उससे संबंधित, साथ में पीएच का आपके सॉइल रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मृदा की उर्वर क्षमता पर कैसे प्रभावित होती है, क्या आपके बफर सॉल्यूशन होता है, उभय प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे सॉइल रिएक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, आपको पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा ऑलवेज 0 से 14 तक जो स्केल देखे होंगे आपने अभी तक, उसी से संबंधित यहाँ पे बताई हुई है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मृदा अभिक्रिया क्या होती है। मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के मध्य वह संबंध है जो यह निर्धारित करता है कि आपकी मृदा अम्लीय होने वाली है या फिर क्षारीय या फिर उदासीन है। ठीक है, तो मृदा की पीएच के द्वारा आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल में बता देता हूँ आपको, 0 से अगर आप माने 14 तक, ठीक है 14 तक माने, और यहाँ 7 जिसे आप उदासीन बोलते हैं, तो 0 से 7 तक की पीएच को आप बोलेंगे अम्लीय, और 7 से 14 तक की पीएच को आप बोलते हैं क्षारीय। ठीक है, अब जैसे 7 से 14 तक बढ़ते जाएंगे तो उसकी प्रबलता क्षारीयता की बढ़ती जाएगी। अगर 7 से 0 तक आप आते जाएंगे तो अम्लता की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो आपको याद रखना है, इतना बेसिक मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय होता है कि मृदा विलयन की जो विभिन्न मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय है कि मृदा विलयन की जो अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता है। तो यहाँ पे सॉइल रिएक्शन का मतलब है मृदा की कौन सी होने वाली है, अम्लीय होने वाली है, उदासीन होने वाली है या फिर क्षारीय होने वाली है, इसे आप सॉइल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें विभिन्न तत्व आयंस के रूप में होते हैं। मृदा विलयन में, सॉइल विलयंस में विभिन्न तत्व आयंस के रूप में होते हैं, और इन्हीं तत्वों को आयन विनिमय के रूप में प्लांट्स हैं अपने पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे अम्लीय आयंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, H+ हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, और यहाँ पर सल्फेट हो सकता है। जबकि क्षारीय आयन हो सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन और सारे धनायन वाले आयन। ये कैसे होते हैं, ये क्षारीयता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके अम्लीय विलयन कौन कौन से हैं, जो H+ आयन है, और बाकी सारे उसके अलावा ऋणायन वाले जो तत्व होते हैं वो आपकी अम्लीयता को प्रदान करेंगे या फिर बढ़ाएंगे। जबकि हाइड्रोक्सिल आयन, साथ में ही सारे धनायन वाले आयन होते हैं, वो आपके ऋणायन क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जब मृदा कोलाइड पर H+ आयन का सांद्रण OH- आयन के सांद्रण की अपेक्षा अधिक होता है तो मृदा अभिक्रिया अम्लीय होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तब आपकी पीएच है वो कम हो जाता है। पीएच अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जब H+ आयन है वो OH- आयन की सांद्रता से ज़्यादा होंगे तब आपकी मृदा है वो अम्लीय होगी। अगर इसकी जस्ट अपोजिट है, OH वाले आयन H+ से ज़्यादा है तो आपकी मृदा क्षारीय हो जाती है। ठीक है, ओके। H+ आयन और OH- आयन मृदा कोलाइड पर समान संख्या में होने पर मृदा अभिक्रिया उदासीन हो जाती है। अगर दोनों आयन समान संख्या में है तो आपकी मृदा कैसे हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। बेसिक सी चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि मृदा में H+ आयन की सांद्रता अधिक है तो वो अम्लीय है, OH आयन की सांद्रता ज़्यादा है तो वो क्षारीय है, दोनों की सांद्रता समान है तो वो उदासीन हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, मृदा की पीएच देखिए। शुद्ध जल विद्युत कुचालक होता है। आपके विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उदासीन अवस्था में पड़े रहेंगे और इसीलिए वो कुचालक जैसा होता है। ठीक है, एक निर्बल विद्युत इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, एक दुर्बल बोल सकते हैं, जिसे आप साधारण ताप पर इसका विघटन बहुत अल्प मात्रा में होता है, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जैसे H2O का हमने यहाँ पे आयोनाइजेशन किया है, इसका विघटन किया है, तो ये H+ आयन बनाता है और OH आयन बनाता है। अब हम, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी सांद्रताओं को एक स्थिरांक के द्वारा स्थिर कर दें, जैसे मान लीजिए एक तरफ उत्पाद की सांद्रताओं को लिख देते हैं और उसके उत्पाद की सांद्रता, और उसके नीचे आप अभिकारक की सांद्रता को लिख देते हैं। तो यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता इंटू OH- आयन की सांद्रता, और नीचे अभिकारक कौन सा था, आपका जल था जिसका हमने विघटन किया, तो उसकी सांद्रता लिख देते हो। आपको आपके पास में एक स्थिरांक आ जाता है जिसे आप बोलते हैं जल विघटन स्थिरांक, Kw। ठीक है, तो Kw यहाँ पे हम आगे यही पढ़ने वाले हैं। लेट में, अब देखिए यहाँ पे हमने यही देखा है कि हमने इसे की जल का पढ़ रहे हैं तो हमने इसे Kw से दिखा दिया है।
बाकी H+ आयन ये उत्पाद की आपकी क्या है, उत्पाद की सांद्रता है, और नीचे हमने अभिकारक की सांद्रता लिखनी है। ठीक है, कि यहाँ पे एक विघटन स्थिरांक है, एक निश्चित ताप पर अभिटन अणुओं की सांद्रता स्थिर होती है, एक निश्चित ताप है उस पर उनकी सांद्रता एक बिल्कुल स्थिर होती है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, जब जल का इससे के साथ वज्र गुणन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे जल का विघटन स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पे K इंटू उत्पाद की जो अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल करेंगे तो उसे हम KW से दिखाएंगे। ठीक है, तो KW होगा आपकी उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल, यानी कि H+ इंटू OH-। ठीक है, इसे हम जल का आयनिक गुणनफल भी बोल सकते हैं। KW को हमने यहाँ पे ये बताया कि इसे जल का आयनिक गुणनफल भी कहते हैं। निश्चित ताप पर इसका मान स्थिर होता है, और KW का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक हमने 25 डिग्री को हमने बेसिक्स माना है, अपना पैमाना माना है, और इसकी सांद्रता होती है 10⁻⁻14 ग्राम आयंस प्रति लीटर। प्रति लीटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जल का विघटन करने पर आपको 1 लीटर में 10⁻⁻14 ग्राम आयन इसके देखने को मिलेंगे, किसके, H+ आयन के और OH- के। ठीक है, अब देखिए शुद्ध पानी में H+ आयन OH- की संख्या बराबर होती है, इसलिए दोनों की सांद्रता 10⁻⁷ होती है। ठीक है, दोनों की सांद्रता 10⁻⁷, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 10⁻⁴। तो इसीलिए आप बोलते हैं कि pH प्लस POH क्या होता है, 14 आता है टोटल। ठीक है, क्योंकि दोनों की कितनी है, 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷ इक्वल टू 14। तो pH आप आगे पढ़ोगे जिसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए pH किसने बताया था, वैज्ञानिक थे सोरेनसन। 1909 में इन्होंने बताया था कि किसी विलयन के H+ आयन सांद्रता को ग्राम आयंस प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, और यह 10 की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव वैल्यू देकर प्राप्त किया जाता है। किसकी, 10 की नेगेटिव वैल्यू को, जैसे 10⁻⁻n है, तो इसे हम H+ आयन एक्सपोनेंट सिंबल PH से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू को आप बोलते हैं pH, यानी pH का बोल सकते हैं -log H+। किसकी है, H+ की हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव सांद्रता को आप pH दिखाएंगे, P लगा देते हैं उसके सामने, तो P का मतलब है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे H लिखा है तो H नेगेटिव होगा। अगर मैं POH लिख देता हूँ तो वो किसका नेगेटिव लघुगणक दिखाएगा, OH का। किसका, OH का। ठीक है, तो जिसके आगे P लिख जाएगा तो वो बता रहा है कि ये वाला जो हमारा आयन है या फिर तत्व है, आयन है, वो कैसा है, आपका नेगेटिव में मिलेगा, और नेगेटिव का लघुगणक करने पे वो pH प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने परिभाषा दी थी कि किसी विलयन की pH उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। ठीक है, पहले हमने लिया व्युत्क्रम का लघुगणक, ऋणात्मक का लघुगणक। पहले इसे ऐसे मान लीजिए, H ऐसे है। ठीक है, अगर मैं इसे pH दिखाऊंगा तो आपको नेगेटिव यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप H+ को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे बताया हमने, यहाँ से आप देख सकते हैं कि pH होता है log 1/H+। ठीक है, अब जैसे H+ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में होगा। ठीक है, तो ये माइनस होगा, तो -log H+ को आप बोलेंगे pH, यानी कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयंस प्रति लीटर में जो दिखाते हैं उसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। ठीक है, तो P को आप जर्मन पावर को प्रदर्शित करते हैं जो लघुगणक होता है। दूसरे शब्दों में P पोटेंशियल को दिखाता है, जो हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। H+ आयन हाइड्रोजन आयन सक्रियता को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्युत्क्रम सक्रियता होगी। अब देखिए आपको pH प्लस POH इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने जैसे pH निकाला था ऐसे ही आप POH निकाल सकते हैं। ठीक है, तो POH भी ऐसे ही होगा, log 1/OH-। अब OH- को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो -log OH-। तो इसीलिए से बोलते हैं POH। तो याद रखना है, आप दोनों को जोड़ देंगे तो 10⁻⁷ और 10⁻⁷ दोनों को जोड़ के आप PH प्लस POH ये आपको मिल जाएगा 14। इसका टोटल अनुपात आता है। ठीक है, तो जब pH अधिक होता है तो pH को कम होना पड़ता है, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है वो 14 आना चाहिए। ठीक है, जब POH बढ़ेगा
तो पीएच को कम आना पड़ेगा दोनों का जोड़ 14 लाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक अम्लीय और क्षारीय विलयन की नॉर्मलिटी का पीएच पीओएच संबंध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे पीओएच 14 है तो इसका पीएच कितना होगा, 0 होगा। इसका पीओएच 13 है तो इसका 1 होगा। ठीक है, क्यों 1 होगा, क्योंकि वहां पे आपको टोटल 14 लाना है। जैसे इसका 9 पीओएच है तो यहाँ पे पीएच आपको 5 करना ही पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पे आप देखें तो 10 की पावर कितना है, -5 है। ठीक है, 10 की पावर कितना है, ये -5 है, और इसको आप बोल सकते हैं 5। पीएच अगर लॉग लेंगे इसका तो आप इसे बोलेंगे 5 इसका आएगा, तो ये पीएच आ जाएगा। बचा हुआ आप 14 में से घटा देंगे तो वो पीएच आ जाता है। तो इस स्केल के द्वारा, इस पीएच स्केल इसी से आप मापते हैं, और स्केल के द्वारा 0 से 14 तक मापी जाती है, जिसमें 7 होता है आपके उदासीन बिंदु होता है। और पीएच स्केल में पीएच 0 होती है, शून्यता होती है, वो सक्रिय अम्लता की अधिकतम सीमा होती है, और पीएच 14 क्षारीयता की अधिकतम सीमा को दिखाता है। उदासीनता पर दोनों की सांद्रता बराबर हो जाती है। ठीक है, जब मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन में H+ आयन की सांद्रता OH की सांद्रता से अधिक होती है, फलस्वरूप मृदा अम्लीय हो जाती है। जब मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है मृदा क्षारीय हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको pH + POH कितना होगा, 14 होगा। अगर pH का मान ज़्यादा हो रहा है तो pH को कम होना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों का जोड़ 14 ही रखना है। अगर H+ की सांद्रता अधिक है तो वो कैसा होगा, उसमें pH उसकी कम हो जाएगी तो वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अगर OH- की सांद्रता ज़्यादा है तब आपके क्या होगा, POH की सांद्रता बढ़ जाएगी। POH बढ़ेगा यानी कि आपके क्या होगा, pH कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोनों का कैसे हमने लिया है, किस तरह से हमने तुलना की है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं pH का वापस से स्केल देखिए, 0 से 14 तक दिया हुआ है। 7 पे उदासीन मृदा हो गई है। 7 से पहले 0 की इसकी अधिकतम सीमा होगी अम्लीयता की, और अम्लीयता 7 से 0 की तरफ जाने पे बढ़ती है हमेशा। ठीक है, जबकि क्षारीयता है 8 से 14 तक बढ़ेगी। ठीक है, ओके। प्रतिशत से बेस संतृप्ति हमने पढ़ ली थी पिछले चैप्टर में। मिसेल की प्रकृति देखें तो देखिए समान, इसे मैं इधर कर लेता हूं, अब देखते हैं हम। देखिए समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कोलाइड के पीएच के मान अलग अलग होते हैं। अगर समान प्रतिशत बेस संतृप्ति है तो उसमें आपके विभिन्न प्रकार के कोलाइड के पीएच के मान अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के कोलाइडी पदार्थों के H+ आयन देने की क्षमता अलग अलग होने के कारण होती है। ठीक है, इसीलिए बेस संतृप्ति की स्थितियां कम होने के कारण भी कार्बनिक जटिल पर्याप्त प्रबल अम्ल विनिमय स्थिति होने के कारण भी बहुत पीएच मान देते हैं। ठीक है, जबकि इसकी विपरीत आयरन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन अपेक्षाकृत कम होता है, और मृदाओं में इस प्रकार के कोलाइड्स की प्रधानता होने से एक दिए गए बेस संतृप्ति पर अधिकतम पीएच होता है। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के कोलाइडी जो कण हैं, उनके कोलाइडी जो मृदा हैं, उनकी H+ आयन को देने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे सिलिकेट क्ले में बात करें तो मोंटेमोरिलोनाइट क्ले का सबसे अधिक तथा केओलियोनाइट का सबसे कम वियोजन होता है। किसका, केओलियोनाइट का सबसे कम वियोजन होता है। ठीक है, इसीलिए 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट क्ले का पीएच है 5.2 से 5.8 तक होता है, और हाइड्रोक्साइड क्ले का पीएच 6 से 7 तक होता है, और कार्बनिक कोलाइड्स का पीएच 4.4 से 5 तक होता है। तो ये आपको याद रखने की कुछ डाटा है। अब देखिए अधिशोषित भस्मों के प्रकार देखें तो हम कोलाइडी जटिल में उपस्थित विशेष अधिशोषित भस्मों का तुलनात्मक मात्रा का मृदा पीएच पर प्रभाव होता है। जैसे सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच कैल्शियम और मैग्नीशियम से संतृप्त मृदाओं के पीएच से अधिक होता है। ये याद रखना है आपको, सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच कैल्शियम मैग्नीशियम से संतृप्त मृदाओं के पीएच से अधिक होता है। ठीक है, यदि बेस संतृप्ति 90 है तो वहां पे कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम का अनुपात यदि एक समय 10:3:1:1 है तो दूसरे समय अनुपात उनके जस्ट अपोजिट
होगा, यानी कि इतना होगा 5,119 है, तो पहले में पीएच निश्चित रूप से कम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए दो तरह से आप मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन देखें तो परिवर्तन लेने वाले कारकों को दो समूह में बांट सकते हैं, अम्ल उत्पादक कारक, दूसरे भस्म उत्पादक कारक। ठीक है, अम्ल उत्पादक कारक में आते हैं आपके कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के प्रक्रम में कार्बनिक और दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं, चाहे वो कार्बनिक हो या फिर अकार्बनिक हो। विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है, H2CO3 बनाता है, और यह अम्ल वियोजन के बाद में जब ये टूटेगा H2CO3 तो ये क्या बना देता है, HCO3 माइनस और H+ आयन बना देता है। ठीक है, तो ऐसे बना देता है, तो H+ बना देता है, जिसके फलस्वरूप पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि H+ बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगा। ये याद रखना है आपको कि विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना देता है, जो कि टूटने पर वापस से H+ आयन मुक्त कर देता है और आपकी पीएच है वो कम हो जाती है। जैसे अब बात करें ये कार्बनिक हो गए, अब अकार्बनिक अम्लों की बात करें, जैसे H2SO4 है, जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल भी मृदा को H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, वास्तव में ये अम्ल प्रबल कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर सामान्य से प्रबल अम्लीय दशा के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल सूक्ष्म जीवों द्वारा उर्वरक जैसे सल्फर और अमोनियम सल्फेट से बनते हैं। तो आपको याद रखना है कैसे बनते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनियम सल्फेट से इनका निर्माण होता है। ठीक है, नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से क्षारों का लीचिंग द्वारा ह्रास होने के कारण अम्लता बढ़ जाती है। जब नम प्रदेश है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे क्षार है लीचिंग के द्वारा बह जाते हैं, जिससे वहाँ की मृदा अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो ये अम्लता को बढ़ाने वाले कारक हैं। लेकिन भस्म उत्पादक कारक जो कि आपकी क्षारीयता को प्रदान करेंगे, उसमें हम देखें तो देखिए मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमेय भस्मों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, उनकी द्वारा अम्लता में कमी आती है और क्षारीयता में वृद्धि होती है। तो आपको याद रखना है अम्लता में वृद्धि होगी आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल के द्वारा, जबकि भस्म उत्पादक कारक हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, सोडियम के जो आयन होंगे वो आपकी क्षारीयता में वृद्धि कर देते हैं। इन प्रक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रम है वो अपचय की है, जिनके द्वारा ये विनिमय धनायन खनिजों से मुक्त होते हैं, फिर कोलाइडी अधिशोषण के लिए प्राप्य रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे भस्मयुक्त पदार्थ हैं जैसे चूना पत्थर मिलाने से भी मृदा में धात्विक धनायंस की मात्रा में वृद्धि होती है, और जैसे ही धनायन बढ़ेंगे तब आपके क्षारीयता अपने आप बढ़ जाती है। जैसे सिंचाई जलों में भी विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं जिनके धनायंस मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित होकर मृदा क्षारता पैदा करते हैं। शुष्क, आगे बढ़ते हैं, शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा बहुत कम होती है वहां क्षार लीचिंग के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं बल्कि वहीं पर एकत्रित हो जाते हैं। तो हमने देखा जहां पे वर्षा ज़्यादा होगी वहां पे आपकी भूमि कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, लेकिन जहां पे वर्षा बहुत कम हो रही है, शुष्क प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, और ऐसे स्थानों पे आपके वर्षा नहीं होती है, तो उसकी वजह से आपके क्षार जमीन में बने रहते हैं क्योंकि वहाँ पे लीचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, निच्छालन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की जो भूमि है वो कैसी बनी हुई है, क्षारीय बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आता है हमारा पेरेंटल मटेरियल, पैतृक पदार्थ। तो क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदाओं का पीएच है वो अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा की अपेक्षा अधिक होता है। तो डिपेंड करेगा जो आपका जो पैतृक जो है पदार्थ वो कैसा है। अगर अम्लीय चट्टान से मिल रहे हैं तो उसमें अम्लीयता बढ़ेगी, अगर आपको क्षारीय चट्टानों से प्राप्त हो रहे हैं तो क्षारीयता बढ़ा देते हैं। और अपक्षेपण देखें तो वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम निच्छालित हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर अम्लीय तत्व याद रखना है, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन तथा मैंगनीज आ जाते हैं। कौन कौन से, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और मैंगनीज आ जाते हैं। ठीक है, ये अम्लीय तत्व हैं, जबकि क्षारीय तत्व कौन कौन से हैं आपके, कैल्शियम और मैग्नीशियम और OH आयन, माइनस आयन, ये क्षारीयता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। और जब वर्षा का जल नहीं आएगा तो निच्छालन नहीं होगा, तो वहाँ की भूमि आपकी क्षारीय बनी रहेगी। अब अगला पढ़ते हैं हम पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों में कार्बनिक पदार्थों का विघटन। तो विघटन से कार्बनिक अम्ल CO2 तथा जल का उत्पादन होता है, और ये मिलके कार्बनिक अम्ल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जो जल में विलय होने के कारण निच्छालित हो जाते हैं, फलतः मृदा में अधिक अम्लता हो जाती है। तो जैसा कि हमने देखा कार्बनिक पदार्थों के विघटन से
हमने जो कार्बनिक अम्ल बनाए हैं वो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं जो जल में विघटित हो जाते हैं और निच्छालित हो जाते हैं। तो जिससे आपके क्षार हैं वो तो निकल ही गए, अब वहाँ पे अम्ल बचे हैं तो वहाँ की मृदा आपकी अम्लीय हो जाएगी। मूल वनस्पति देखें तो जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित जो मृदा घासों पर निर्मित जो मृदा होती है अधिक अम्लीय होती है। ठीक है, जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत जो निर्मित मृदा है घासों पर निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। जो घासों पे जो मृदा उगती है उसकी अपेक्षाकृत आपकी जो जंगली वनस्पतियां होती है वहां की मृदा ज्यादातर कैसी होती है, अम्लीय होती है। जबकि हम कोनीफेरस प्लांट की बात करें, जो शंकुधारी पौधे होते हैं जो चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में ज्यादा अम्लता पैदा करते हैं। और कोनीफेरस प्लांट मिलते हैं आपकी जटिल परिस्थितियों में, या तो आपको मिलेंगे नॉर्थ पोल या साउथ पोल साइड में, तो वहां पे आपकी अम्लता ज्यादा देखने को मिलेगी। फसल की प्रकृति की बात करें तो घास वाली फसलें मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती हैं, जबकि दलहन वाली फसलें पीएच को कम करने में सक्षम होती हैं। तो ध्यान रखना है, दलहन वाली जो फसलें होती हैं वो पीएच को कम करती हैं। मृदा की गहराई की बात करें तो शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा की अम्लता मृदा की गहराई के साथ बढ़ती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां निचली सतह का पीएच पृष्ठ सतह की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन ज्यादा उर्वरक मिलाने से उसकी अम्लता बढ़ा देते हैं और कम नाइट्रोजन प्रयोग से अम्लता कम होती है। जलमग्नता की बात करें तो जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान बढ़ जाता है और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान घट जाता है। ध्यान रखना, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान बढ़ जाएगा तो वो अम्लीय नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो आपके क्षारीय होने की ट्राई करेंगे, और जब क्षारीय मृदाओं का पीएच है वो कैसा हो जाता है, घट जाता है, तो वो वहाँ पे क्षारीय नहीं होकर अम्ल होने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से लबड़ी हो जाती है भूमि। ठीक है, अब इसका महत्व देखें तो मृदा पीएच का महत्व पोषक की तत्व प्राप्यता पर प्रभाव देखें। ठीक है, पोषक तत्व पीएच से प्लांट को मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो क्या डिपेंड करता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वो देखते हैं। चलिए देखिए, मृदा अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा का गुण है जो पादप की वृद्धि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से प्रभावित करती है। मृदा पीएच मृदा के रासायनिक गुणों और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, आपकी मृदा के रासायनिक गुणों और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है आपकी पीएच। ठीक है, अगर मृदा में धनायनों की मात्रा बढ़ रही है तो वहां पे आपकी क्षारीयता बढ़ेगी। ठीक है, अगर मृदा में धनायन जैसे इनका है मृदा से सीधा संबंध होता है, कम पीएच मान पर ये आपके आयरन मैग्नीज और एल्युमिनियम अधिक घुलनशील होते हैं और पीएच अधिक होने पर ये हानिकारक हो जाते हैं। तो ये आप याद रखना है, इनकी कमी होती है। पीएच मान 5.5 से कम होने पर नाइट्रीकरण धीमा होता है, और पीएच का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पौधों पर यह है कि पीएच मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। तो पीएच से बहुत सॉइल रिएक्शंस पे डिपेंड पड़ता है, नाइट्रीकरण पे फर्क पड़ता है, पोषक तत्व मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उन चीज़ों पे फर्क पड़ता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंजाई की जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ हो रही है, नाइट्रोजन किस स्थिति में ज़्यादा हो रहा है, आपकी अम्लीयता में अम्लीयता में कम होता जा रहा है, जबकि क्षारीयता की स्थिति में वो बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्रम बताया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आपके अम्ल मृदा होने की कंडीशन में आपकी ये आयन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, आयरन मैग्नीज जिंक। फिर जैसे ही क्षारीय होती जाएगी जैसे इनकी सांद्रता कम होती जाती है ऐसे। ठीक है, जैसे आपके मॉलिब्डेनम है वो क्षारीय मृदा और उदासीन मृदा से क्षारीय मृदा की तरफ जाएंगे तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी, जबकि अम्लीय मृदा की तरफ इसकी सांद्रता घटती हुई जाती है। तो ये आपको पीएच से संबंध देखना है। ठीक है, तो गैस इस वाले चैप्टर अभी इस वाले पार्ट में हम इतना ही कर लेते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। अगली पार्ट में इस पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे हम, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम वापस से जारी रखेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।